नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास या हिस्ट्री के टॉपिक को। और आज से जैसा कि हमने वादा किया है कि मैं पैरा मेडिकल, CHS, BHU ये सभी टॉपिक को आपको हम पूरा का पूरा करवाएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को पूरा करने के दौरान ज्योग्राफी, फिजिक्स और आपको मैथ की क्लासेज मैं दे रहा हूँ। आज से मैं इतिहास और कुछ ही दिनों में पॉलिटी भी शुरू करूँगा। तो जानते हैं इतिहास के बारे में, मैं सिर्फ उसी टॉपिक को कवर करूँगा जो टॉपिक पैरा मेडिकल, CHS, BHU और रेलवे के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो मतलब इम्पोर्टेंट हो। तो आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी दी जाएगी और इतिहास को बहुत अच्छे और बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में पहला सवाल आता होगा कि क्या है इतिहास, मतलब इतिहास क्यों पढ़ना ज़रूरी है, आखिर क्यों एग्ज़ाम में हिस्ट्री से रिलेटेड जो बीत गया है उससे ज़रूरी बातें हम लोगों को पूछी जाती है। तो होता क्या है कि मानव ने अपने प्राचीन समय में जो प्रगति की, इंग्लिश वाले देखिएगा डेवलपमेंट, एक अनुक्रमिक गति से, मतलब कि कुछ पहले जो मानव थे वो 4 पैर वाले थे, फिर 2 पैर वाले हो गए, फिर थोड़ा उसमें दिमाग आ गया, फिर उन लोगों ने समझ में आया, तो थोड़ा दिमाग जब आया तो उन लोगों ने साइंस की ओर रुख किया। आज मानव कितना विकसित है कि हम लोग अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। तो ये ऐसे तो हुआ नहीं, ये एक क्रमिक विकास है। तो मानव प्रयासों का क्रमिक विकास का अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास का सबसे सिंपल और सबसे आसान सा परिभाषा अगर कोई पूछे तो मेरे समझ में एक ही चीज़ आता है कि मानव प्रयास, यानी प्राचीन समय से लेके अभी तक मानव प्रयास जो कि मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखी हो, इतिहास है। चलिए अब हम बात करते हैं इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में कि हम इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास की जानकारी या इतिहास का विवरण हम लोग 2 स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं, तो अभिलेख, राजाओं ने पत्थरों पे जो लिख दिया, जो विवरण दिया, वो या बोलते हैं उसको शिलालेख, यही लिखते हैं शिलालेख। इसके बाद चित्रकला, मूर्ति कला, मुहरें और सिक्के। प्राचीन राजाओं के सिक्के और उस पर वर्णित चित्रों से हम लोग पता करते हैं कि उस समय वहाँ पे संस्कृति कैसी होगी, सभ्यता कैसी होगी, वहाँ के राजा प्रशासन कैसे चलाते होंगे, प्रजा कैसी होगी और प्रजा के लोग कितने संपन्न होंगे। ये मोहरें सिक्के से पता चलती है, मूर्ति कला से या स्थापत्य कला से पता चलता है कि वो राज्य कितना संपन्न होगा। और वहाँ शिल्प कला, इसको मूर्ति कला को हम लोग शिल्प कला भी बोलते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो मूर्तिकला, शिल्पकला, इन सब के आप जैसे देखते होंगे, हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसमें जो सूर्य मंदिर है उसमें आपने एक रथ देखा होगा। उस रथ में 24 पहिए जो हैं, 24 पहाड़ को दिखाते हैं। उस रथ में 24 तीलियाँ होती है, जो आपको आराम से आज के टाइम में भी 24 पहाड़ जो होते हैं उसको वो 24 तीलियाँ दर्शाती है। तो मतलब हर एक चीज़ जो अभी आप देखते हैं, अशोक का शिलालेख जिस पे अशोक ने अपने शासन के समय जो भी चीज़ें की होगी उसको अभिलेख और शिलालेख पे दिखाया। चित्रकला, मूर्तिकला, मोहरे, मुग़ल शासन में चित्रकला बहुत फेमस था। उस चित्रकला से मुग़ल स्थापत्य और मुग़ल प्रशासन की जानकारी मिलती है।
चलिए अब आते हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोत पे। साहित्यिक स्रोत मतलब लिखा हुआ, मतलब किताबें, जो कुछ लिख दिया किसी ने। जैसे अगर भारतीय साहित्यिक स्रोत की बात करें तो भारतीय साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य बहुत है, जैसे कि जैन धर्म, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में क्या क्या आता था? वेद, पुराण, आरण्यक, इन सबों में भारतीय प्राचीन इतिहासों का वर्णन मिलता है। जैसे कि त्रिपिटक है, जैसे कि आगम है जैन के लिए, जैसे कि जातक है। यह सभी धार्मिक स्रोत हैं। इसके अलावा आप लोगों को अलग अलग राज्य में, जैसे कि संगम साहित्य कहाँ लिखे, अब इसको मिटाते हैं ताकि हम आपको आगे और साहित्यिक स्रोत के बारे में बता सकें। और साहित्यिक स्रोत में आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले सकते हैं। अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक्स नहीं है सर, ये आपको शासन या प्रशासन व्यवस्थाओं पर, यानी कि प्रशासन कैसे चलेगा इस पर आधारित है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स यानी कि वित्त अर्थव्यवस्था पर आधारित किताब है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, एडम स्मिथ का आप अर्थशास्त्र नहीं पढ़िएगा। इसके अलावा आप लोगों को पाणिनि का अष्टाध्यायी, जिसको पाणिनि ने लिखा था, इसके बारे में हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये क्या है, इतिहास के स्रोत के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग जब इतिहास शुरू करते हैं तो इतिहास को आखिर जानकारी कहाँ से लेंगे, हम कहाँ से पता करेंगे कि आज से 1000 साल पहले जो शासन था, आज से 5000 साल पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी, कैसे पता करेंगे? तो वो पुरातात्विक स्रोत से। क्या है कि वहाँ की मोहरें, वहाँ के भवन, वहाँ चलने वाले सिक्के, वहाँ की मूर्तियाँ, ये सभी जानकारी देती है किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। इसी तरह अगर ऋग्वैदिक काल की बात की जाए, ऋग्वैदिक काल की, तो इसमें हम वेद, पुराण, आरण्यक, ये सभी से जानकारी प्राप्त करते हैं कि ऋग्वैदिक काल के लोग कैसे थे। ऋग्वैदिक काल में लोगों की जैसे ऋग्वैदिक काल में बोला जाता है कि गाय फेमस थे, गायों को माता के समान पूजा जाता था। तो ये सभी कहाँ से पता चलता है? वो वेद से, उसके साहित्यिक स्रोत से। तो पुरातात्विक स्रोत से हड़प्पा के बारे में, साहित्यिक स्रोत से ऋग्वैदिक काल में। तो इसका मतलब इतिहास 2 स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों से पता किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपको इतिहास के अगले पार्ट में। चलिए हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहला है अभिलेख या शिलालेख, इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। शिलालेख को, यानी शिलालेख को जो पढ़ा जाता है उसको पेट्रोग्राफ बोलते हैं, या अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। हम एक एक करके सभी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है जो बुक्स जो किसी राइटर ने लिख के चले गए और वो जो हमारे इतिहास की जानकारी देते हैं। जैसे अभी हम बताया पुरातात्विक स्रोत जैसे अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन, इसके अलावा आपको सिक्के यानी क्वाइंस। तो हम पहले अभिलेख के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे प्राचीन भारतीय इतिहास की हम अगर चर्चा करें तो सबसे प्राचीन यानी ओल्डेस्ट अभिलेख क्या है? ये मिडिल एशिया, मध्य एशिया से प्राप्त बुगाज कोई, नाम क्या है? बुगाज कोई कि गोई है? बुगाज कोई, ठीक है।
मध्य एशिया से प्राप्त बोगाजकोई सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। तो अभिलेख जो पुरातात्विक यानी इतिहास को पढ़ना है तो बोगाजकोई से हम लोगों को सबसे पहले मध्य एशिया के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अलग अलग अभिलेखों के बारे में और उससे रिलेटेड सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। देखिए अभी हमने पढ़ाया अभिलेख, इसमें अब बोले कि सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त बोगाजकोई है। बोगाजकोई में देवता इंद्र, वरुण, नासत्य और देवता मित्र यानी ऋग्वेदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं, ऋग्वेदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं, ऋग्वेदिक पीरियड के जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम मिलता है। अर्थात कि ऋग्वेदिक काल का जो एज है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये ऋग्वेदिक काल का टाइमिंग हमको बोगाजकोई से मिल जाता है। तो आप सोचिए कि अगर हमको ऋग्वेदिक काल के बारे में यानी वेदों के बारे में या वेद किसने लिखा, वेदों के बारे में अध्ययन करना हो तो हम कहाँ गए, अभिलेख पे गए। और साहित्यिक स्रोत भी है, ऐसा नहीं है कि साहित्यिक स्रोत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ा रहे हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में पहला बोगाजकोई जो कि मध्य एशिया से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है, इसमें देवता ऋग्वेदिक काल के देवता मित्र, देवता इंद्र, नासत्य, वरुण के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब भारत से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? भारत से प्राप्त प्राचीन अभिलेख अशोक के द्वारा लिखा गया अभिलेख है, जो 300 ईसा पूर्व का तिथि बताया जाता है उसमें, जो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने की कोशिश की। तो भारत से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। चलिए हम कुछ प्रमुख अभिलेखों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख के जो शासक थे वो खारवेल थे। हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल शासक ने बनाया था, और खारवेल शासक जो थे वो मतलब अपनी शासन में जो जो घटनाएं हुई उसके बारे में वर्णन किए हैं। अगला है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदामन ने बनवाया था। इसमें रुद्रदामन अपने विजयों यानी रुद्रदामन ने जो जो विक्ट्रियाँ हासिल की, जो जो विक्ट्री रुद्रदामन ने हासिल की उसको उसने जूनागढ़ अभिलेख में लिख दिया। अशोक ने भी यही किया था, अपने विजयों को, अपने उपदेशों को उन्होंने शिलालेख अभिलेखों पे ही दर्शाया है, स्तंभ लेखों पे दर्शाया है। तो अगला है नासिक अभिलेख, जिसको गौतमी बलश्री ने, ये सातवाहन शासक थे। हम बताएंगे जैसे कि मौर्य पीरियड है, गुप्ता एरा है, यानी मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, ये सभी वंशों के शासक थे जिन्होंने अपना अपना अभिलेख बनाया, अपना अपना स्तंभ लेख बनाया। खास करके भारत में जो अशोक के अभिलेख हैं वो बहुत फेमस है और बहुत बार पूछा जाता है, तो उसके बारे में बताएंगे। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त के द्वारा, जो गुप्त वंश के शासक थे उसके द्वारा उसका विजय, उसने भी रुद्रदामन की तरह ही प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त ने अपने विजय और अपनी प्रशासन नीतियाँ, अपना विजय और अपना प्रशासन नीतियाँ ये समुद्रगुप्त ने किसमें दिखाया? प्रयाग स्तंभ लेख में। ये याद रखिएगा कि किस अभिलेख को किसने बनाया था, क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एहोल अभिलेख को पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय, अब हर्षवर्धन कौन था ये आगे चर्चा करेंगे। और भीतरी अभिलेख सबसे नीचे है, जिसको स्कंदगुप्त ने, ये भी गुप्त वंश के शासक थे, इसको बनाया। अगला बीच में एक बचता है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख क्या था? मालवा नरेश यशोवर्मन ने अपने सैनिकों का प्रशासन यानी सैनिक कैसे थे, कैसा वर्णन था, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, घोड़े पे जो चलने वाले सैनिक थे, सैनिक का समूह, भाला चलाने वाले सैनिक, तलवार चलाने वाले सैनिक, सभी का विवरण मंदसौर अभिलेख में किया। तो आपको ये क्या किया वो तो नहीं याद रखना है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट अभिलेख जिसको किसी शासक ने बनवाया है आपको ये याद रखना है। अगला बात करते हैं कि सर अभिलेख तो लिख दिया
किस भाषा में या किस लिपि में लिखा। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, ये हिंदी भाषा है और इसकी लिपि क्या है, देवनागरी। तो उस समय जो अभिलेख भारत में प्राप्त हुआ है उसकी लिपि, स्क्रिप्ट, लिपि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट, और भाषा को लैंग्वेज। ब्राह्मणी, प्राकृत बोला जाता है, ब्राह्मणी था, प्राकृत था, खरोष्टी, ग्रीक या यूनानी और भी बहुत सारे लिपि जिनमें लिखा गया है। प्राकृत लिपि है, ब्राह्मणी लिपि है। तो अभिलेखों को इन सभी लिपियों में लिखा गया, अलग अलग राजाओं के द्वारा, अलग अलग शासकों के द्वारा, और इसमें उन्होंने अपने प्रशासन, शासन व्यवस्थाओं को, अपने विजयों को, अपने युद्ध अभ्यास को और अपने युद्ध जिनसे जिनसे उन्होंने युद्ध किया उसमें जो विजय प्राप्त की उनको दर्शाया है। चलिए अब बात करते हैं अभिलेखों से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो आप लोगों को बस ये 3 फैक्ट याद रखने हैं, उतने जितने पढ़ा दिए अभिलेख। उसके अलावा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो हाथी गुम्फा अभिलेख अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज्य खारवेल हम शासक इससे पहले बता चुके हैं जिन्होंने बनवाया था, उसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष के नाम का जिक्र है। सती प्रथा का पहला जिक्र आपको एरन अभिलेख में मिलता है जो कि भानुगुप्त ने बनवाया था। संस्कृत भाषा में मिला प्रथम अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी जूनागढ़ अभिलेख था। ये 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो अभिलेखों से जुड़ा था, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला पुरातात्विक स्रोत पे आते हैं। अगला पुरातात्विक स्रोत है सिक्का यानी क्वाइंस। सिक्का यानी क्वाइंस, जो सिक्के हैं वो भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अलग अलग शासकों द्वारा जारी सिक्कों में देवी देवताओं के चित्र मिले हैं। आरंभ में मिले सिक्के जो मिट्टी के बने होते थे या फिर सोना, चांदी, कॉपर, एलॉय, मिश्र धातु, एलॉय हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं, जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनता है। तो सर्वाधिक प्राचीन सिक्के को आहा सिक्का यानी कि जो सबसे प्राचीन सिक्का है, जो सबसे ओल्डेस्ट क्वाइन है, उसको हम लोग आहत सिक्का या भारत में पंचमार्क बोलते हैं। कॉपर, सोना, चांदी, सीसा और मिश्र धातुओं के सिक्के बनते हैं। आरंभ में मिले सिक्के पे कुछ प्रतीक यानी सिंबल रहते थे, तो उससे पता चलता है कि वो सिंबल्स बताता है कि वहाँ का इतिहास कैसा रहा होगा। उस ज़माने में लोग इसका मतलब लिपि नहीं जानते होंगे, भाषा नहीं जानते होंगे, अगर जानते तो वो कुछ लिखते। वो लोग कुछ प्रतीक चिन्ह, जैसे कि आज भी चाइना और में कुछ ऐसा सिंबल चलता है, ये एक लैंग्वेज है। तो यही सिंबॉलिक लैंग्वेज मिला है जिसको पढ़ा गया होगा, कुछ जगह कुछ नहीं भी पढ़ा गया है। कुछ शासकों के द्वारा देवी देवताओं के चित्र भी मिले हैं। आपने समुद्रगुप्त के बारे में सुना होगा, बीना बजाते हुए मिला है। तो मतलब वो समुद्रगुप्त बीना, उस समय इसका मतलब वीणा का आविष्कार हो गया था। तो यही सब जो बातें हैं आपको भारतीय इतिहास में आपको जानकारी देती है कौन सी पुरातात्विक स्रोत। सोने का लिखित सिक्का सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने जारी किया था। किसने? कुषाण शासकों ने। जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं, तो ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के यानी मैक्सिमम गोल्ड कॉइन रिलीज किया किसने? तो गुप्त शासकों ने। किसने किया? गुप्त शासकों ने। और गुप्त शासकों के समय सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। और उसके समय चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे, सोने के सिक्के को दिनार कहते थे गुप्त शासक। ठीक है, यानी सोने का पहला लिखित सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में किसने जारी किया? गुप्त शासकों ने। चलिए सिक्कों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल जानते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम सिक्कों पे लेख लिखने का काम किसने किया? तो यवन शासकों ने। यवन शासकों ने। शासक समझते हैं ना सर,
शासन यानी कि जो राज करते थे, जो राजा होते थे, यवन के जितने भी राजा थे उन्होंने सिक्कों पे लेख लिखा है। लेख मतलब सिक्कों पे ही पूरा का पूरा लिख दिया जो लिखना होता था। बहुत लोग अभिलेख पत्थरों पे लिखते थे, यवन शासक सिक्कों पे ही लिख दिए। शीशे का सिक्का जारी किया किसने? सातवाहन शासकों ने। सातवाहन के शासकों ने। सर्वाधिक सिक्के जारी किए, मतलब सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं गुप्त वंश ने, लेकिन सर्वाधिक चाहे वो सोना चांदी कॉपर सब मिला के टोटल तो ये किया है मौर्य वंश ने। और कहता है कि बीना बजाते हुए किस शासक के सिक्के मिले हैं, तो वो था समुद्रगुप्त। ये 4-5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है पुरातात्विक स्रोतों में हम स्मारक और भवन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार और स्नानागार से प्राप्त पता चलता है कि वो कितनी विकसित सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताओं को क्या कहते हैं? आपको शहरी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ से प्राप्त भवनों से, वहाँ के प्राप्त सड़कों से, वहाँ से प्राप्त जो सभ्यताएं थी, जो सड़कें थी, जो नालियों को निर्माण हुआ है, उनसे पता चलता है कि वो विकसित सभ्यता थी और वहाँ शहरों जैसे रहन सहन थे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यताओं से प्राप्त स्मारक और भवन वहाँ की सभ्यताओं की विस्तृत जानकारी देता है। एक जगह है अतरंजी खेरा, वो शायद महाराष्ट्र के आसपास है। वहाँ में लौह अयस्क के अवशेष मिले हैं, लोहा का अवशेष। ये जगह से प्राप्त पता चलता है कि 1000 साल पहले, 1000 ईसा पूर्व बोलिए, ईसा पूर्व, 1000 साल नहीं, 1000 ईसा पूर्व पहले लोहा का खोज हो चुका था। ये अजंती खेरा से प्राप्त भवन के अवशेष से। और भी बहुत सारे भारत में स्मारक है, शेरशाह का मकबरा, ताजमहल, बीबी का मकबरा, बहुत सारे शासकों, अकबर, अशोक के द्वारा बनाया गया भी बहुत सारा अभिलेख या स्मारक भवन, ये सभी जो हैं आप लोगों को भारतीय इतिहास को पढ़ने में, जानने में मदद करता है। चलिए अगला हम बात करेंगे टॉपिक मंदिरों के बारे में कि भारतीय मंदिर कैसे भारतीय इतिहास की विस्तृत जानकारी देते हैं। चलिए तो अगला हम मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी हम कुछ प्रमुख क्वेश्चंस हैं जो कि पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा झांसी। सर मंदिरें क्या होता था? जो प्राचीन राजाओं थे वो अपनी सभ्यताओं को और अपने प्रशासन को दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे। अपने शिल्प कला और अपने राज्य में कितने अच्छे प्रशासन है, प्रजा कितनी संपन्न है, प्रजा कितने सुखी से रह रहे हैं, इसी को बताने के लिए वो लोग मंदिरों का निर्माण करते थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ये सुल्तानगंज, उत्तर प्रदेश। बिहार से प्राप्त बुद्ध मूर्तियाँ, ये पॉइंट है कि बुद्ध की मूर्तियाँ जैसे कि सारनाथ, नालंदा, यहाँ सबसे प्राप्त हुई है। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने होते थे? ये प्रमुख इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मंदिरों से रिलेटेड पूछा जाता है। तो उत्तर भारत के मंदिर बने होते थे नागर शैली में, नागर शैली में, जिसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ है। कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली में है, जो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है कंदेरिया महादेव का मंदिर। इसके अलावा दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में बने होते थे? तो ये होते थे द्रविड़ शैली में। किस में? हाँ, द्रविड़ शैली में, जिसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ है। राजराजेश्वर का मंदिर, राजराजेश्वर का मंदिर कहाँ पे है सर? तो ये है तंजौर में। ये पूछा भी गया है। और किस शैली में बने हैं? तो ये द्रविड़ शैली में बने हैं। तो राजराजेश्वर का मंदिर ये दक्षिण भारत में है और द्रविड़ शैली में बने हैं, जबकि खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर ये नागर शैली में बने। क्यों? क्योंकि कंदरिया का महादेव मंदिर उत्तर भारत का मंदिर है और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में होते थे। दोनों के शैली में खास अंतर होता था। जैसे कि जो मंदिरों का निर्माण होता है ना, जो इसका ऊपर का जो पार्ट होता था ना,
ऊपर का पार्ट, इसी में दक्षिण में क्या होता था कि ऊपर 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 पूरा विकसित होता था, जबकि यहाँ पे खंभे रूपी में उत्तर भारत का जो नागर शैली ऐसा बनता था। तो बस आपको मंदिर के शिल्प में अंतर है, इसलिए उसको शैली दे दिया गया, द्रविड़ शैली और नागर शैली। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो ये है कंबोडिया में। कंबोडिया में, कंबोडिया देश है सर। ये हिंदू मंदिर है। पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में है। एक और क्वेश्चन हाँ याद आ गया, इसके अलावा एक आता है पशुपतिनाथ का मंदिर जो नेपाल में है। इसके अलावा आपको वो भी पूछा जाता है कि भारत के बाहर बहुत सारे मंदिर हैं। एक अंकोर वाट का मंदिर है, एक पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ भगवान शिव को समर्पित है, और जबकि अंकोर वाट भगवान विष्णु को समर्पित है। पशुपतिनाथ ये कहाँ है, नेपाल, काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी में। तो ये सब इम्पोर्टेंट मंदिर के नाम और उसके जगह हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो हम आपको दिखाए हैं मंदिरों से रिलेटेड। और ये मंदिर उस शासक, जो शासक ने जिस मंदिरों का निर्माण कराया, वहाँ के प्रशासन, वहाँ के स्थापत्य कला, वहाँ की शिल्प कला, इनके बारे में जानकारियाँ देता है। पाँचवा है मूर्तियाँ। तो भारत में अजंता के गुफाओं में प्राप्त मूर्तियाँ आपको बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की विशेषताओं के बारे में बताता है। मूर्तियाँ भारत में प्रमुख रूप से मथुरा कला में निर्मित की गई है। कुषाणकालीन मूर्तियाँ भी भारत में कुषाण वंश की प्रशासन को, वहाँ के स्थापत्य कला को दिखाता है। सबसे फेमस हड़प्पा कालीन मूर्तियाँ, एक जिसमें आपको नृत्य करती हुई स्त्री का फोटो है, हाथ कटे हुए पुजारी का फोटो है, मूर्ति है, सॉरी फोटो बोलते हैं, चित्र नहीं, मूर्तियां हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यताओं की विस्तृत जानकारियां तो इसी सब से मिलती है। कहाँ से, मूर्तियों से। तो सबसे फेमस तो हड़प्पा कालीन मूर्तियां हैं। तो मूर्तियां भी पुरातात्विक स्रोत का एक पुरातात्विक स्रोत है, जो इतिहास को पढ़ने में हमें बहुत मदद करता है। और अब छठा और आखिरी पुरातात्विक स्रोत हम बताएंगे, वो है चित्रकला। वो है चित्रकला। ये छठा और आखिरी नहीं है, इसके बाद एक और है, वो है मोहर। चित्रकला में भी अजंता में जो चित्रें बनी हुई हैं, अजंता की चित्रकारी मुगल कालीन चित्रकला तो फेमस ही है। मुगल कालीन चित्रकला, ये दोनों फेमस हैं और ये पूछता है। ये दोनों के अलावा आपको बहुत सारे चित्र जो कि बहुत सारे मंदिरों पे उकेरे गए चित्र, मंदिरों पर बनाए गए चित्र। भारत में बहुत सारे मंदिरों पे जो चित्रकलाएँ हैं, वो वहाँ के प्रशासन को, क्योंकि वो जैसे मंदिरों में चित्र बनाते हैं तो खेती करता हुआ किसान दिखता है, खाना बनाती हुई महिलाएं दिखती है। इस तरह की चित्रकारियाँ आपको क्या करता है, प्रशासन को दिखाता है कि हाँ महिलाएं किस तरह की काम करती थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, पुरुष क्या काम करते थे। वहाँ प्रसिद्ध पूजनीय जैसे गाय होता है ऋग्वैदिक काल में, ये सभी मूर्तियाँ, ये सभी चित्रकारी हमें ये सब जानकारियाँ देती है। और अंतिम है सातवां, वो है मोहर। सातवां और अंतिम क्या है, वो है मोहर। पुरातात्विक स्रोत में मोहर, हड़प्पा कालीन मोहर तो सबको पता होगा सर। ये जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, ये हड़प्पा में मिला था। इसके अलावा एक श्रृंगी पशु का भी फोटो मिला था। एक श्रृंगी पशु जिसको हम लोग अभी बैल बोलते हैं, एक श्रृंगी पशु। एक और मोहर मिली है हड़प्पा, जिसमें कि पशुपतिनाथ बोला जाता है। जैसे कि त्रिशूल के साथ एक मानव को दिखाया गया, जिसको पशुपतिनाथ बोला जाता है। भगवान शिव के बराबर माना गया है पशुपतिनाथ की, उसको मूर्ति मोहर बोला जाता है। तो ये मोहरे जो हैं, मोहरे क्या होता था कि मिट्टी के कुछ बने हैं और उस पर ठप्पा मार के ये सभी मोहरे बनाए जाते थे। सिक्कों के भी मोहर बनते थे। बहुत सारे प्रशासन में, बहुत सारे सब, जब सिक्कों का प्रचलन आ गया तब सिक्कों पे भी ठप्पा मार के बनाई गई आकृतियाँ मोहरें थीं। और ये मोहरें उस प्रशासन को बताती थी, उस समय के शासन, प्रशासन और प्रजा की स्थितियों को बताया जाता था। आज इतना ही।
अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, जिसमें वेद, पुराण और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म यानी कुरान, इन सबों से संबंधित प्रमुख ग्रंथ, जैसे कि अष्टाध्यायी व्याकरण पे लिखा गया किताब, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया किताब, जितने भी साहित्यिक पुस्तकें हैं जो आपको इतिहास में पढ़ना है, साहित्यिक स्रोत, अगले क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।